सबसे पहले देश नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत पोस्ट। 2019 के चुनाव बिल्कुल अब समाप्त पर हैं। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लग गई हैं, लेकिन ऐसे में आपको मैं बताना चाहूँगा 90 के दशक के चुनाव और खास करके इस जनरेशन के लोग जो 24-25 साल की उम्र के लड़के हैं, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो बहुत याद है कि हम लोग छोटे छोटे थे तो पोस्टर और बैनर लेके भागा करते थे। तमाम पार्टियों के लोग गाँव में प्रचार करने, शहर में प्रचार करने आते थे, तो वो एक ट्रेंड था। लेकिन आज के दौर में पूरा शिफ्ट हो चुका है और सब कुछ अब जो गेम खेला जा रहा है उसमें सोशल मीडिया की यानी इंटरनेट की बड़ी भूमिका है। राजनीति के इस समीकरण में जब सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो तो नैतिकता की बात आती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जिस तरह से हमारा सुसज्जित किया गया था 1947 के बाद, उस लोकतंत्र में और आज के लोकतंत्र में बहुत फर्क है। उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। निश्चित रूप से जब आप ऐसा सोचते हो तो आपको लगता है कि क्यों बात कर रहे हैं हम, जब बड़े नुमाइंदे या बड़े चेहरे खुद सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम लोगों को फॉलो करते हो जिनके भाषा में संवेदना ना हो, तो हम क्यों, किससे और क्यों बातें करें। लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए तो बातें करनी ही होंगी। मेरे साथ दो मेहमान हैं। नेहा बग्गा जी, स्वागत है आपका भाजपा से, और अभिनव भाई हमारे साथ जो कि कांग्रेस से हैं, प्रवक्ता हैं और आप आईटी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैम मेरा ये क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपने बताया कि बीजेपी की आप प्रवक्ता हैं, आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि नेहरू जी ने इस देश में क्या बुरा किया आपके अनुसार? देखिए, अगर आप गांधी परिवार को देखें तो नेहरू जी शायद उस समय नहीं जानते थे कि जिस राजनीति को लेकर आ रहे हैं भारत में, वो आगे जाके कितनी घातक होने वाली है। एक परिवार एक पार्टी बन गई है और एक पार्टी ही एक परिवार के रूप में रह गया है। आप देखें सिलसिलेवार जिस प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी लेकर आए, उसके बाद इंदिरा गांधी को चुनाव के समय उसकी याद आई। आज 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी को भी गरीबी हटाओ की याद आ गई है। तो ये जो देश में एक परिस्थिति बनी है नेहरू जी के समय से लेके आज तक, वो प्रत्येक भारत का जो वासी है वो करीब से देख रहा है। और आज सवाल नेहरू जी से कर रहा है कि भाई नेहरू जी, अगर आपने ही गरीबी हटा दी होती, आज युवाओं को सशक्त कर दिया होता, बेरोजगारी दूर कर दी होती, गरीब मजदूर किसान के घर में अन्न पहुंचा दिए होते, कमाई का साधन पहुंचा दिया होता, तो आज आपके जो राहुल गांधी हैं उन्हें दोबारा से गरीबी हटाओ का नारा लेकर नहीं आना पड़ता। तो मुझे लगता है कि वहीं से एक गड़बड़ जो हुई उसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। देश के वासियों का ख्याल नहीं रखा गया, उनको ठगने का काम किया। गरीबी नहीं हटी पर गरीब हट गया। गांधी परिवार दिनों दिन उन्नति पर पहुंचता रहा। तो यही अहम मुद्दे हैं मुझे लगता है जो देश करीब से देख रहा है और सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर 2019 में आकर भी राहुल गांधी को गरीबी हटाओ के नारे के साथ क्यों आना पड़ा। 10 साल का एक बार फिर से उन्हें शासन करने का मौका मिला था इंदिरा गांधी जी के बाद, तो गरीबी क्यों नहीं हटा पाए। आज जिस वादे को लेकर दोबारा आए हैं गरीबी हटाओ के, तो आप अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो 25 लाख करोड़ का तो हमारा देश का पूरा एक बजट है और उसमें से 18 लाख करोड़ ये सिर्फ गरीबी हटाओ के नाम पे देना चाहते हैं। पैसा आएगा कहां से? दोबारा एक बार प्रदेश की तरह देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। पैसा कहां से आएगा, ये क्वेश्चन आपसे रहेगा मेरा। लेकिन उससे पहले मैडम मैं आपसे एक क्वेश्चन और यहीं से लेना चाहूंगा। आपने अपने आंसर में जो मेंशन किया कि आज का युवा बेरोजगार, नेहरू जी से पूछ रहा है किस तरह की राजनीति आपने बनाई और किस तरह की परिस्थिति आज बनी है, कहीं ना कहीं उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। आपके कोर्ट से मैं बोल रहा हूँ इस चीज को। तो क्या आज का युवा, आज का बेरोजगार, आपको लगता है कि मोदी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है? आप देखिए, आप मूलभूत सवाल अगर बेरोजगारी का करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर देश में जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जितनी तेजी से रोड, ब्रिज, मेट्रो आ रही हैं, तो आपको लगता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? अगर सीमेंट इतना लंबे उस पर सीमेंट का उत्पाद हो रहा है, सीमेंट जो है वो यूज में आ रहा है, तो आपको लगता है कि रोजगार नहीं बढ़ रहा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ रहा, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। और उसी प्रकार से अगर जारी किया ना डेटा, तुमको जारी कर देना चाहिए। देखिए, एक स्किल्ड सेक्टर होता है, एक अनस्किल्ड सेक्टर होता है। अनस्किल्ड सेक्टर का जो डेटा है उसको जारी करना एक मुश्किल काम है। पर अगर आप ओवरऑल देखिए ना, आप ओवरऑल देखिए कि स्थितियां क्या सुधार नहीं आई है। क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं दिख रहा है? क्या आपको मेट्रो नहीं दिख रही है? क्या आपको गंगा से जो प्रियंका गांधी आज सवार थी, क्या गंगा पे इस तरीके से पानी के माध्यम से जाना पहले मुमकिन था? क्या उसमें रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ? जो गंगा की सफाई हुई, क्या उसमें रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ? कुमार, गंगा उन सभी को बुला रही है जिन्हें वो साल में कई बार बुलाती रहती है, खोजती रहती है।
वो चाहती है कि वे सारे लोग उसका हाल देखें और बताएं कि उसका पानी साफ क्यों नहीं हुआ, पानी कम क्यों होता जा रहा है और गाद से भरी गंगा कब साफ होगी। अगर आपको माँ गंगा ने कभी बुलाया है तो प्लीज़ इस वक्त बनारस जाइए, क्योंकि वहाँ गंगा से जुड़ी 2 योजनाएं आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। नमामि गंगे के तहत साफ पानी नहीं दिख रहा है, बल्कि पानी ही नहीं दिख रहा है। और जल मार्ग बनाने के बड़े ऐलान का हाल ये है कि गंगा की गोदी में जब बालू और मिट्टी की गाद देखेंगे तो आपको सिर्फ गिल्ली डंडा खेलने का ख्याल आएगा, जहाज चलाने का नहीं। तीसरा सवाल गंगा आपसे ये पूछना चाहती है कि बनारस में जो पानी की एडवाइजरी जारी हुई है उसकी नौबत क्यों आई। इन 3 सवालों के लिए गंगा सबको खोज रही है, बल्कि फिर से बुला रही है। बक्सर के पास रविंद्रनाथ टैगोर नाम का यह मालवाहक जहाज जिसे आप देख रहे हैं, आलू बालू लादने वाला लगता है, मगर कोलकाता से चला था चौसा ताकि सीमेंट लाद कर लाया जा सके, मगर चौसा पहुंचने से पहले फंस गया। यह जहाज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर जहाज फंसा है, वहाँ गहराई जहाँ पर फंसा है मात्र 1.25 मीटर है। इसे निकालने के लिए जो दूसरा जहाज भेजा गया वो भी 10 किलोमीटर पहले गाद में फंस गया। हमारे देश में एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल करके एक कह सकते हैं जुडिशरी है, जो खास करके एटमॉस्फेयर से और जो हमारा वातावरण है उसको मॉनिटर करती है, उस पर लगातार सुनवाई भी करती है और रिकमेंडेशन भी जारी करती है। मैडम ने मेंशन किया गंगा को, मैं आपको बताऊं कि मुझे याद आ रहा है श्री श्री रविशंकर का वो प्रोग्राम जो यमुना के किनारे हुआ था, उसके बाद एनजीटी ने उन पर जुर्माना लगाया था जो आज तक नहीं भरा गया है। मैं वो उस बात को आपको काउंटर कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि पैसा कहाँ से आएगा? राहुल गांधी इतना पैसा कहाँ से? बिल्कुल, मैं नेहा जी ने क्या बंद करने वाले हैं? ट्रेन में सब चलना बंद हो जाएगी क्या? नहीं, मैं मेरी बात तो बोलने दीजिए ना। अभी मैं नेहा जी ने इतनी देर बोला है। मेरा ये कहना है कि नेहा जी ने खुद ही सवाल उठाए और उनके जवाब भी खुद ही दे दिए कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। नेहरू जी ने पहले इतना बर्बाद कर दिया था, अब इतना आबाद हो गया। इस 5 सालों में मतलब जो हुआ है वो इन 5 सालों में सब चेंज हो गया। मतलब मोदी जी के आने के बाद नेहरू जी का बनाया हुआ भारत अब नहीं है। अभी जो भारत है वो मोदी जी का, इनका ऐसा कहना है। तो इन्हीं के सवालों में इन्हीं का जवाब है। तो ये इश्यूज नहीं है। अभी इश्यूज जो चल रहे हैं वो नेहरू जी और गांधी परिवार के इश्यूज नहीं है। यहाँ पर अभी जनता किस तरीके से सफर कर रही है, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद व्यापारी कितना परेशान है। 2 करोड़ रोजगार ये लोग देने वाले थे, वो रोजगार पर ईयर 2 लाख भी नहीं दे पाए। कोई चीज में कुछ भी नहीं हो पाया है। उसके बाद इनका ये कहना है कि नेहरू और गांधी, इनके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि नेहरू और गांधी को हम कैसे अटैक करें, उनने देश को बर्बाद कर दिया। अरे वो तो चले गए, अभी जो प्रेजेंट में अच्छे दिन आने वाले थे वो कहाँ हैं? उसका जवाब देश की जनता मांग रही है। उन चीजों के जवाब देना चाहिए। हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तो नेहरू जी और गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन चीजों से हटके और भी मुद्दे हैं। आपने दे दिया जवाब, आपका फिर से मुद्दे पे वापस आएंगे हम। मुझे तो ये बताइए पैसा कहाँ से आएगा? राहुल गांधी जी इतना पैसा जो भी आना है, ये वो 15 लाख का जुमला नहीं है जो मोदी जी ने दिया था। 15 लाख कहाँ से आएंगे ये आपको पूछना चाहिए था। उस टाइम पे आप पूछिए ना इनसे कि 15 लाख का जुमला जब दिया था और उसको एक्सेप्ट किया कि हमने जुमला दिया था। जुमला नहीं है, ये न्यूनतम जो योजना कल जो जारी की है कि हम हर परिवार में किस तरीके से वो स्किल्ड परिवार, यहाँ बीपीएल कार्ड जो मिलता है गरीब परिवार को, वो मिनिमम अपनी कमाई करता ही है। अगर और आज सुबह ही हमारे प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने बोला है कि 5 करोड़ परिवार की महिलाओं को, पुरुषों को नहीं, महिलाओं को, जो उनकी महिलाएं होंगी उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर होंगे और हर चीज को देखभाल के किया जाएगा। ये हवाओं की बातें नहीं है। 6,000 रुपए जो कमाता होगा उसको प्लस 6,000 रुपए और दिए जाएंगे। तो ये चीजें सिस्टमाइज्ड होके करी जाती हैं। इस तरीके से नहीं कि हवा में हमने बोल दिया कि हम 15 लाख देंगे, हम 50 लाख देंगे। ये सब चीजें उस तरीके की ढकोसलेबाजी नहीं है। देखिए मैम, एक चीज मैं आपसे मेरा क्वेश्चन, आप मुझसे सवाल करो उससे पहले मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव देखा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से जब राहुल गांधी जी ने आकर आह्वान किया था किसानों से कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो 10 दिन में कर्ज माफी होगी, जैसे ही सरकार बनी, आप ये बताइए क्या फिल्टर नहीं आ गया कि क्या ये फिल्टर नहीं आ गया कि जिसकी 2 एकड़ जमीन होगी, जानती है कि क्या ये फिल्टर नहीं आ गया कि 31 मार्च तक के जो था किसानों का कर्जा, वो कर्ज माफ होगा। उसके बाद आप देखिए कि किसानों को एसएमएस कर दिया गया चुनाव आयोग की घोषणा से पहले। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो रहा है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। पॉलिटिकल इसलिए हो रहा है कि अगर फिल्टरेशन की बात आएगी तो बहुत ज्यादा डेटा लेकर बैठता हूँ बात करने, और मुझे जहां तक याद है जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो उनका भी यही था
कि हम कर्ज माफी कर देंगे। आप फिल्ट्रेशन की अगर बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में मुझे याद है बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ जितने क्षेत्र हैं 5-5 रुपए माफ किए गए हैं। वो प्रश्न नहीं है मेरा, प्रश्न आपसे ये है, जैसे इन्होंने उस मुद्दे पे वापस लेके आया कि बार बार नेहरू से प्रश्न किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट आज है वो आईटी सेल को लेकर के, मैं अपने मुद्दे पर वापस आना चाहूंगा। नेहरू ने के कितने अफेयर रहे हैं और कितना ज्यादा उसको प्रचारित किया गया है, और जिन वाल से प्रचारित किया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कितना नैतिक लगता है? आप ग्राउंड पे काम करती हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत में जो आया है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसके पास एक हथियार है, उसकी एक समझ है, उसकी एक सूझबूझ है। वो जानता है कि उसके सवाल क्या है, वो जानता है कि अगर उसके मन में कोई सवाल है तो उसका उत्तर कहां से मिलने वाला है, वो जानता है कि सही प्लेटफॉर्म क्या है, और वो यह भी जानता है कि उसको भड़काने का, उसको भटकाने का कार्य कौन कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि सोशल मीडिया की बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया को लेकर, अगर वो उसका कोई सेल है तो अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया जैसा एक अहम विभाग आपको मिला है, आपका कार्य है सच्चाई जनता तक पहुंचाना। आप आईटी सेल वाले मुसलमानों के नाम से पेज बना रखे है, कुरान की आयतें चलाते हैं, मक्का मदीना का रिकॉर्डेड लाइव करके उसको सॉफ्टवेयरों से लाइव दिखाते हैं अपने पेजों पे कि ये हम मक्का मदीना से लाइव कर रहे हैं। मुसलमान बोले होते हैं वो वहां पे भी अल्लाह अकबर कमेंट करते रहते, जबकि पेज बीजेपी के अंडर में हो। सच्चाई ये होती है कि शादियों आपका कार्य है कि जो सुविधाएं हैं जनता तक पहुंचनी चाहिए, जो सरकार जिन योजनाओं को लेकर आ रही है उसको जनता तक पहुंचाना। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देश के बीच में रखती है और उस पर एक सही मैसेज पहुंचाने का कार्य करती है। प्रश्न करूंगा, इनसे मैं उदाहरण के साथ प्रश्न करूंगा, लेकिन मेरा अगला प्रश्न आपसे इसी में है। ऐसे बहुत सारे वाल हैं ट्विटर पे जिनको अभी बैन किया ट्विटर ने, उसको नरेंद्र मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या राजनीति का ये स्तर है और ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं आप लोग, क्या आप देखते हैं कि इस तरह का नफरत हमारे ग्राउंड पे जिस तरह का उसको फैलाया जा रहा है वहां पर? मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूं कि अगर नैतिकता नहीं बच रही है तो कम से कम जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसको अवॉइड करे। क्यों नहीं? मजबूरी क्या मोदी जी की? देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी आईटी सेल की मीटिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का मेंबर जो है जब भी अपनी बात रखता है तो पूरे तथ्यों के साथ रखता है। अगर कोई नागरिक अपनी समझ के हिसाब से कुछ गलत प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि हमने हमेशा विकास के नाम पे अपनी बात को पहुंचाने का कार्य किया है। अगर आप इधर उधर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म, मैं मानती हूं कि प्रोज एंड कॉन्स हर रेवोल्यूशन के होते हैं, उसी प्रकार से सोशल मीडिया का भी प्लस भी है और माइनस भी है। हमें अपने नागरिकों को जागरूक करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये सही है और ये गलत है, और ये हम निरंतर करते रहते हैं एक टीम होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने के नाते। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स पे मैडम ने आके रुका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अभिषेक मिश्रा से मिले हैं कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। वायरल इन इंडिया के बारे में सुना है? हाँ, वायरल इंडिया के बारे में सुना है मैंने। तो वो क्या फैलाते थे? दिल्ली पुलिस लेके गई, उनका जमानत हुआ, फिर आके घूम रहे हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, अभिषेक मिश्रा जो थे वो मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर थे और कहते हैं कि कमलनाथ के ब्लाइंड सपोर्टर। अभी का उनका स्टेटमेंट है। किसके? अभिषेक मिश्रा को कहते हैं तो कमलनाथ का ब्लाइंड सपोर्टर। नहीं, वो मुख्यमंत्री ने उनके लिए तो एक वो अपनी एक वेबसाइट चलाते, मैंने पहले भी कई डिबेट में बोला है। और जब उसके साथ ये सारी चीज घटना घटी थी, उसको घर से उठा के ले गए थे, जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया था, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन अभिषेक मिश्रा जो था वो पहले नरेंद्र मोदी जी का पूरा आईटी सेल में पूरे तरीके से काम करते थे। आपके यहाँ है तो मैं आपको बता दूं कि अभिषेक मिश्रा जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। आप लोग उसको, वो ना कांग्रेस पार्टी से भी नहीं जुड़े, वो भी वेबसाइट चलाते हैं। मीडिया से टीवी नहीं हमारा कि हम मुद्दे को भटक जाए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब तक वो बीजेपी में थे तब तक भी फेक थे, अब वो कांग्रेस में गए अभी भी फेक हैं। फेक नहीं है, वो अपनी वेबसाइट चलाने के लिए उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है। अभिषेक वायरल इन इंडिया इस नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं जो घनघोर रूप से फेक न्यूज फैलाने के लिए कुख्यात है। ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों तस्वीरें और आर्टिकल हैं उनकी वेबसाइट की तरफ से आती हैं और वो फर्जी हैं। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, खबरें आई, मध्य प्रदेश की सरकार हरकत में आ गई। सीएम कमलनाथ दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थे, ठीक वहां से उनने एमपी पुलिस को दिल्ली पुलिस से बात करने का आदेश दे दिया
तो मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस कि के हैं ना बीजेपी के हैं, वो जो जिस तरीके से काम कर रहे तो आप हैं। कहते हैं बीजेपी के हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो, तो वो कोई किसी पार्टी से संबंध थोड़ी ना है। तो क्यों होम मिनिस्टर ने उनको चिट्ठी लिख के कहा कि दिल्ली पुलिस छोड़े? उनके साथ उनने गलत किया होगा मोदी जी के साथ, तो इसलिए केंद्र सरकार ने उनके साथ ऐसा रवैया अपनाया। सीधी सी बात है। होम मिनिस्टर क्यों लेटर लिख रहा है? कमलनाथ जी क्यों इतने परेशान हो रहे हैं विदेश में बैठे हुए? किसी व्यक्ति के साथ जब घटना घटेगी तो परेशान तो नेता होंगे ही ना, कि इसको घर से उसके परिवार, नेता देखिए, उसके परिवार वाले रो रहे थे, उसके परिवार उसको उठा के ले गए थे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया में जबरदस्त हुआ है। आप लोग पेपर लीजिए, नोट कर लीजिए कि इस देश में कभी भी कोई भी दिक्कत किसी की होती है, सीधा मुख्यमंत्री फोन करेगा। आज के बाद मध्य प्रदेश में अगर नहीं करेगा तो फिर अभिनव जी आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई उन्होंने फोन क्यों नहीं किया। अगला प्रश्न मैडम, राष्ट्रवाद को आप कैसे समझती हैं, कैसे परिभाषित करती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपने देश से प्यार करना, देशवासियों से प्यार करना, प्रत्येक हर व्यक्ति की इज्जत करना, मुसलमानों से प्यार करना। निश्चित ही, हिंदू हो मुसलमान हो, इसमें जात धर्म कहीं पे भी जात धर्म या स्टेटस का कोई भी जगह नहीं है। जो भी हमारा देशवासी है उसका सम्मान करना, नागरिकों को जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो भी राइट्स मिले हैं उसका पालन करना, उसे ही राष्ट्र प्रेम कहते हैं। ठीक है। एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी आप ऑफिशियली चीज एडमिट कर सकते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि आरएसएस कहती है भारत हिंदू राष्ट्र। देखिए, मुझे ये पता है, नहीं व्यक्तिगत आपकी नहीं पूछ रहा हूं, मैं प्रवक्ता के नाते पूछ रहा हूं। देखिए, प्रवक्ता के नाते और व्यक्तिगत दोनों मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रवादी है। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है ना आप, भारत ये बात मानती है ना आप? नहीं तो क्या आप बताइए क्या है? सेकुलर देश है। हाँ, सेकुलर लिखा हुआ है। देखिए, तो सेकुलर और राष्ट्रवाद के मुद्दे में आप इतना भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के तुष्टिकरण नहीं करती है। आप विधानसभा चुनाव और मुझे फिर आपको प्रत्येक चीजें याद दिलानी पड़ जाएंगी। जब मुझे नहीं, देखिए, मुझे फिर प्रत्येक चीजें याद दिलानी पड़ जाएंगी जो देश में और प्रदेश में हो रही है। आपने प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले देखा होगा किस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कमरे में बैठकर मुसलमानों से कह रहे थे कि अगर 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। तो आपने देख लिया होगा, आपने कमरे में बंद करने की क्या जरूरत है भाई? जिस प्रकार से हिंदू है उसी प्रकार से मुस्लिम है। आप जिस प्रकार से हिंदुओं से जा जाकर सड़क पर वोट मांगते हैं, आप कांग्रेसियों से, आप मुसलमानों से क्यों नहीं मांग सकते? नहीं, मैं तथ्यों को देखिए, लाउड होने का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस प्रदेश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, अगर आप हिंदुओं से जाकर सड़क पर वोट मांग रहे तो मुसलमानों से कमरे में कानाफूसी करने की क्या जरूरत है? वोटों का पुष्टिकरण करने का, समाज को बांटने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। पोलराइजेशन पे आएंगे, हम बात करेंगे पोलराइजेशन पे, उस पर बात होगी। मेरा सिर्फ साधारण सा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद को आप कैसे परिभाषित करने, आपने जवाब दिया। फिर मेरा अगला प्रश्न आपसे, क्या आप प्रवक्ता के हैसियत से पब्लिकली इस बात को कह सकती हैं कि इस देश में सेकुलर सिस्टम है, ये देश सेकुलर है, ना कि हिंदू राष्ट्र है? क्या देखिए, आप प्रवक्ता छोड़ दीजिए, एक नागरिक होने के नाते मैंने आपसे साफ स्पष्ट कहा, जो भी भारतीय संविधान को मानता है वो सच्चा राष्ट्रवादी है। बात खत्म। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ हिंदू राष्ट्र एक लाइन में सिर्फ आप उसको परिभाषित करते रहिए, हिंदू राष्ट्रवाद, मुसलमान राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद, जो भी भारतीय संविधान को मानता है वो सच्चा राष्ट्रवादी है। जरूरी है क्योंकि चुनाव में आजकल जब आप रोजगार पे क्वेश्चन करिए, आप थोड़ी ना अपना जवाब मेरे मुंह में डाल सकते हैं। मैं आपके मत के अनुसार थोड़ी ना जवाब दूंगी। मैंने आपसे एक साधारण सीधी सी बात कही, जो भी इस देश का नागरिक है, संविधान को मानता है, वो राष्ट्रवादी है। लेकिन आरएसएस कहती है देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि ये चुनाव में मुद्दे भुनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पश्चिम में एक नाम मैं लेके बता दे रहा हूं, संगीत सोम नाम के विधायक है मेरठ में, अभी उनका नाम भी आया था पिछला जो दंगा हुआ था 2014 में चुनाव से पहले। उन्होंने फिर से यह बात दोहराया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जब आप चुनाव नजदीक आ जाता है तो बार बार इस चीज को आप कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। कैसे भारत हिंदू राष्ट्र है? अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो पब्लिकली बोलिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस की बात को आप क्यों नहीं बोल सकते हैं एक प्रवक्ता की हैसियत से, जो आपकी पार्टी की जो कमान जिसके हाथ में वो चीज बोलती है? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप गुस्से में इतना मिलाइए नहीं, साधारण सी बात है कि जो संविधान है, नहीं आप करिए, मैंने आपको जवाब दे दिया कि संविधान को पालन करने वाला प्रत्येक नागरिक जो है वो राष्ट्रवादी है। लेकिन ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं। आगे चलिए, आप बताइए भैया, फांसीवाद क्या होता है? फासिज्म से आप क्या समझते हैं? मैं एक तरीके से आपको बताऊं, जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है अभी,
मैं फैसिज्म पूछ रहा हूँ, सिर्फ बताइए। नहीं, फासिज्म आपका, फासिज्म आपकी बात फासीवादी के ऊपर सारी चीजें चल रहा है। आप राष्ट्रवाद, फासीवाद कुछ भी चलाएं, जनता के मुद्दों से आप भटकाने वाले मुद्दे आप मत उठाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रवाद जो जिसके आप लोग का भैया मेरा साथ थोड़ी है, ये आपके नेता प्रयोग कर रहे हैं, तब मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, किसने प्रयोग किया? क्यों नहीं? किसने प्रयोग क्यों नहीं कहा नहीं गया? फासीवाद किसने बोला? पर यहाँ तो पूरा देश कह रहा है और पूरा देश देख रहा है जिस तरह से ये सरकार एक फासिस्ट सरकार की तरह काम कर रही है। ये जनता को अब बताएगी कि जनता को क्या खाना चाहिए, ये जनता और हमारे बुद्धिजीवियों को और लेखकों को बताएंगे कि क्या लिखना चाहिए। ये लगातार जो हमें अधिकार अपने संविधान ने दिए हैं, उस अधिकारों का गला घोट रहे हैं। ये लगातार ये फासिस्ट सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो आखिर यहाँ साजिश कहाँ आती है? फांसीवाद कब बोला जाता है? सुनिए, नंबर जाता है जब बोला जाता है, आपकी बात में मान रहा हूँ, जब बोला जाता है जब देश में कुछ गलत हो रहा हो, देश में अराजकता फैली हो, तब ये सारी चीजें उठाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी के कहने पे और सारी चीज हो जाए। देश में माहौल इस टाइम जो मांग रहा है वो रोजगार मांग रहा है। जिस तरीके का माहौल है अभी 2 करोड़ विफलता है वही ना सरकार की। आलोचना कीजिए, फांसीवाद क्या होता है? जनहित के मुद्दों से भटका के आप दूसरी बातें करोगे तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला के बयान से कोट कर रहा हूं कि बोलते हैं मोदी सरकार फैसिस्टिक गवर्नमेंट है। क्या आप फासिज्म को कैसे परिभाषित करते हैं? मैं परिभाषित आपको बता रहा हूं, वर्ल्ड वार 2 में जो हुआ वो हो रहा देश में। जिस तरीके से चीजों को दिखाना, कभी ISI को यहाँ पे अंदर बुलाना और कभी उनको उन पे अटैक करना और सारी चीज करना, ये सब कूटनीतिक विफलताएं हैं, उनके तरीके हैं। विफलताएं फासिज्म आप देखो ना, आप किस तरीके से वो चीजों को दिखाना चाह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाना सोशल मीडिया पर, फिर भड़काना, और ये फासिज्म नहीं आता है लोगों में। आपने अभी गुड़गांव में देखा होगा एक परिवार के ऊपर हमला हुआ जिस तरीके से, ये क्या फासिज्म नहीं है? आपके लोग जाके आप उसको प्रमोट कर रहे हो आप, और कि किस तरीके से उनके नेता लोग प्रमोट कर रहे हैं दिल्ली और गुड़गांव में कि आप जाके अटैक हुआ है, वो सही है, ठीक है, वो परिवार इस तरीके से। तो मतलब बता दूं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, फांसीवाद को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि वर्ल्ड वार 2 में जाइए, 2-3 हिस्ट्री की बुक, मैं एक वीडियो बना के आपको रिकमेंड कर दूंगा, जो मेरे पास भी है, मैं उसको पढ़ा हूं, उसको मैं बता दूंगा, आप पढ़िएगा फांसीवाद क्या होता है। देश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आप उसको फांसीवाद से तुलना कर सके। फांसीवाद बहुत ही क्रूर है, उस तरह का दुनिया में कभी कुछ हुआ नहीं है दोबारा, ना तो हो सकता है, और भारत जैसे लोकतंत्र में बिल्कुल संभव नहीं है। इस तरह से भारतीय राजनीति की भाषा गिरा करके बात की जा रही दोनों पक्षों द्वारा, कांग्रेस के द्वारा भी, बीजेपी के द्वारा भी। वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और ये कहते हैं फासिस्टिक गवर्नमेंट है। चुनाव में ये मुद्दे आएंगे, चुनाव में बात होनी चाहिए रोजगार पे, इसलिए मैं इनसे प्रश्न वाला कर रहा था। फांसीवाद को इनके तरह से आप परिभाषित मत कीजिए, कांग्रेस की भाषा में फांसीवाद को मत समझिए, फांसीवाद को अपने तरीके समझिए, पढ़कर समझिए। अब मेरा क्वेश्चन मैडम आपसे होगा कि क्या इस लोकतंत्र में जिस तरह से भूमिका सोशल मीडिया निभा रहा है, आपको नहीं लगता है कि मिसलीडिंग और जो मैनिपुलेशन ऑफ कंटेंट है वो कितना घातक है, खास करके उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th के स्टैंडर्ड में मोबाइल लिए रहते हैं दिन भर? देखिए, मैंने आपसे कहा जब भी कोई भी रेवोल्यूशन आता है तो उसमें प्रो और कॉन्स दोनों होते हैं। हमारी नागरिक के तौर पर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि हम एक सही कंटेंट पहुंचाएं जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वो भटके नहीं। और नहीं रहा ना मैम, देखिए, पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप बोलेंगे कि एक फलाने पॉलिटिकल दल को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। आप हम सबको मिलकर ये कार्य करना होगा। चाहे आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, आप ये सोचिए कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हैं, अगर इस समाज की बेहतरी चाहते हैं, तो ये जिम्मेदारी हमें अपने से चालू करनी होगी, अपने घर से शुरुआत करनी होगी। इसको आप इस पे ये लूडो नहीं है कि इधर स्ट्राइक किया और उधर स्ट्राइक किया। अच्छा ठीक है, रेवोल्यूशन की बात हो रही है। आपको याद है कि उत्तर प्रदेश पश्चिम में एक बार वो घटना हुई एक, जिसमें एक SHO मार दिया गया। वो जानते हैं क्यों मारा गया था? क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ गलत खबर फैलाई गई थी, फिर SHO को भीड़ ने मार दिया। डेटा बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले ये जुमला आपने कहां सुना कि पाकिस्तान चले जाओ? आपको जवाब मिलेगा कि इंटरनेट पे। तो प्रश्न यह है कि उसको कौन फैला रहा है? अगर आप फैला नहीं रही है तो उसके लिए आपकी सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए कि कम से कम सोशल मीडिया को मिसलीड करने से रोका जाए और देश को हिंदू मुस्लिम मानसिकता में ना बांटे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान चले जाओ कहां से आया। जब कांग्रेस जैसा दल
जो आजादी के बाद से देश पर अपना राज करता रहा है, उसके नहीं, भाषा बिल्कुल सही होनी चाहिए। राज नहीं, चुन के लोग भेजते रहे, आगे चुन के भेजते रहे, पर इनने राज करने का कार्य किया है, इनने अपनी उन्नति का कार्य किया है, इनने अपने आप को अमीर बनाने का काम किया है। आप ये बताइए ना कि राज करना क्यों नहीं कहेंगे? ये चौकीदार होने पर, ये प्रधानमंत्री के चौकीदार होने पर सवाल उठाते हैं। इनने कभी कहा कि ये देश के चौकीदार हैं, इनने कभी कहा कि ये देश की सेवा करने के लिए आए हैं। क्या आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से इनके जीजा जी से लेकर इनके माता जी और राहुल गांधी स्वयं बेल पर चल रहे हैं? तो इनको राज करना ही कहेंगे। पर हम मुद्दे से ना भटके, हम वापस आ जाए कि पाकिस्तान से आपके नेताओं ने पाकिस्तान में पटाखे फोड़वाए, आपके नेताओं ने बोला पाकिस्तान में खुशियां मनेंगी। आप व्हाइट वॉश कह दीजिए, पर आप ये बताइए। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप मुझे ये बताइए। देखिए, मैं आपको सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वाड्रा कहां से आए हैं? इनकी जो संपत्तियां कहां से आ रही हैं? आप क्या बता सकते हैं? इनका बिजनेस क्या है? क्या बिजनेस करते हैं? कहां से इतना पैसा के पास पैसे कहां से कोई ऐसा कोई बिजनेस किसी बेरोजगार को आप बता दीजिए जो 50,000 से 80 करोड़ रुपए कमा ले एक साल में, उसके बाद ऐसा बिजनेस है अमित शाह के पास। चक्कर काट रहे हैं। देश का जो सारा पैसा है लूटा है इन लोगों ने, कहां से आया वो पैसा? नहीं, तो मैं तो ये भी पूछ रहा हूं। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं देश के सशक्त हैं। आज तक जो कार्य नहीं हुआ है, आज वो कार्य हो रहा है। आज जितने चोर हैं उनको पकड़ने का कार्य भारत सरकार ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है, केंद्र में बैठी हुई। तो ये सिलसिलेवार आप देख लीजिए लाइन से। सोनिया गांधी जी बेल पर है, चिदम्बरम जी बेल पर है। नीरव मोदी की बात नहीं करिए। नीरव मोदी जी को देख लीजिए कि क्या हो रहा है उन पे कार्रवाई, किस प्रकार से उनकी संपत्तियां जब्त करी जा रही हैं। 5 साल लगेंगे, पर 63 संधि नहीं हमारे साथ। देखिए, प्रोसेस तो हो रहा है। आप ये बताइए कि गांधी परिवार ने जो लूट की थी, आज तक किसी ने उस पे कार्रवाई करने का कदम उठाया था? एक मिनट, हमको आप ये बता दीजिए, अगर तथ्य पे बात होगी तो मुझे बता दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हुआ आपकी सरकार में, ठीक है। कोलगेट घोटाला आपकी सरकार में हुआ, ठीक है। इसके अलावा 2G स्पेक्ट्रम में सीबीआई का अपना उसमें क्लीन चिट हुआ ही नहीं, जो भी रहा हो। ये दोनों घोटाले अगर पकड़े गए तो उनके शासनकाल में पकड़ेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाना शुरू कर देंगे कि आप चोर हैं, आप चोर हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ व्हाइट वॉश कौन है? अगर आप पूछ रहे हैं कि उनके आय का स्रोत क्या है वाड्रा के, तो ये पूछ लेंगे कि भाई अमित शाह के लड़के की कंपनी का नाम बता दीजिए, उनके आय का स्रोत क्या है? आप दोनों लोग मिलकर के देश को मिसलीड करने का सवाल नहीं है। आज समझदार एक एंकर है, पत्रकार हैं। आज हम सोशल मीडिया के मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज हम अपने आजादी के बाद से देश की क्या हालत हुई उसकी बात कर रहे हैं। आज फिर से गांधी परिवार को गरीबी हटाओ क्यों लाना पड़ा उसकी बात कर रहे हैं। आज 18 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अगर आप हटी नहीं है तो कहना पड़ेगा। ये बताइए ना, हाँ तो क्यों नहीं हटी भाई? अगर आपको लगता है गरीबी नहीं हटी तो आप ये बताइए कि नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी जी के शासन में एक हमारे पास मौन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए। आज राहुल जी फिर सवाल कर रहे हैं। अगर आपने 60-70 साल के स्वतंत्रता के बाद भी अगर आपको 2019 में गरीबी का मुद्दा उठाना पड़ रहा है तो ये शर्म की बात की बात तो गांधी परिवार के लिए है। इस देश में गरीबी पे बात करना मैडम के अकॉर्डिंग शर्म की बात है, क्योंकि पिछले 5 साल में इस देश से गरीबी पूरी तरह से मिसलीड मत करिए। बताइए ना, गरीबी शर्म की बात नहीं है। हाँ। पर जो शासक रहे हैं, जो जनता की सेवा करने के लिए आए थे, जिनको प्रधानमंत्री का काल इतने लंबे समय तक मिला, जिस परिवार ने इस देश पर राज करने का काम किया, कार्य करने की जगह, जनता के सेवक बनने की जगह, उनने क्यों नहीं गरीबी हटा दी आज तक? और आज आप फिर से देख लीजिए, सिर्फ मिसलीड करने का मुद्दा है। 18 लाख करोड़ रुपए अगर आप गरीबी हटाने को लेकर लगाएंगे तो बाकी की जो योजनाएं हैं, क्या करेंगे? टैक्स पेयर का पैसा निकालेंगे? क्या करेंगे? चोरी करेंगे क्या? आखिर किस प्रकार से लाएंगे 18 लाख करोड़ रुपए? 18 लाख करोड़ रुपए कुछ होता है? आपकी क्या योजना? देखिए, हमारी सिंपल सी एक योजना है कि हम प्रत्येक भारत का जो वासी है उसको अपने आप में सशक्त करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से स्किल्ड सेक्टर है उस प्रकार से अनस्किल्ड सेक्टर हमारे देश का बहुत बड़ा सेक्टर है। चलिए हम अब बात करेंगे आपसे भी, और आपसे भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है,
क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है उस विषय में बात करना। मैडम आप बताइए, डिमोनेटाइजेशन हुआ देश में, आपको क्या इस बात का आइडिया भी है? फॉक्स की एक रिपोर्ट है, फॉक्स ने अपने रिपोर्ट में पब्लिश किया कि डिमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैं नाम लेकर बताना चाहूंगा, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, ठेले लगाने वाले, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले, मुरादाबाद दिल्ली जैसे शहर के आसपास रहने वाले पित्तल के काम करने वाले, चूड़ी बनाने वाले, मेरठ के क्षेत्र में, लखनऊ में चिकन कुर्ता बनाने वाले, भोपाल में मांस का कारोबार करने वाले, साउथ इंडिया में बीफ एक्सपोर्ट करने वाले, जितने कॉटेज इंडस्ट्री थे उनकी बैंड बच गई थी डिमोनेटाइजेशन के बाद। फॉक्स की रिपोर्ट है, इस दिशा में सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट है 2019-18 की। ये देश गरीब है, ये गरीब नहीं तो क्या? ये देश और आप बताइए, आप देखिए जिस व्यक्ति के पास काला धन नहीं था, हाँ। उसे निश्चित ही देश में एक संकट का सामना जरूर करना पड़ा है, पर वो खुश है कि उसे एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने चोरों को पकड़ने का काम किया, जिसने चोरों का तभी नीरव मोदी, तभी विजय माल्या, तभी सब लोग बाहर चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया, जिसने देश को सशक्त करने का काम किया। तो आप उस चीज को समझे। दुख तो उन लोगों को हुआ है जिन्होंने अपनी 60-70 साल की जमा पूंजी कर रखी थी और आज वो खाली हो गई। आज उन्हें सोचना पड़ता है कि पैसा कहां से लाएं, दिखाएं कहां से, क्या करें। ये चिंता का विषय उन लोगों के लिए है। भारत का जो वासी है वो बहुत समझदार है और वो जानता है कि उसे एक स्वच्छ छवि का प्रधानमंत्री मिला है जो उनके साथ खड़ा है और हर कदम पर उनके साथ देगा। सभी स्वच्छ है, ये बात आपने जो कही वो आपका अपना मानना है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम जिस बात पे विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि जो विषय 3-4 साल से 5 साल से दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे पॉलिटिकल प्रैक्टिस के तौर पे प्रेजेंट किए हैं, क्या वो ग्राउंड से उनका कोई लेना देना है? क्या उसके तार आपसे जुड़ते हैं या नहीं? ये मेरा मुद्दा था। जितनी बातें हुई हैं, राष्ट्रवाद पे बात हुई, इनका अपना एजेंडा है, फैसिज्म इनका अपना एजेंडा है, कांग्रेस वालों का, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मेरी जो बात हुई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे, उसपे इनके पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है क्योंकि सरकार ने फाइनेंशियल रिपोर्ट में इसका आंसर नहीं दिया, तो ये कहां से दे देंगी जब वित्त मंत्री ही नहीं दे सकती उस पे। ठीक है, उसके बाद बात होगी कि इनके पास ये जो योजना लागू करने की बात हो रही है, मिनिमम इनकम वाली जो 12,000 के लाइन तक पहुंचाने के बाद राहुल गांधी कर रहा है, उसके पैसे कहां से आएंगे? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स में चर्चा हो रही है। कल मैं एक वीडियो में मैंने देखा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के जो एडिटर है उन्होंने बोला भाई पैसा कहां से आएगा, मुझे तो ये नहीं पता है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं उस पर बात को समझिए कि दोनों तरफ से जो मुद्दे लाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में आपको मैनिपुलेट करके चुनाव के वोटिंग मशीन तक ले जाना इनका लक्ष्य है। उसके बाद की जवाबदेही आप सुनिश्चित कर लीजिए। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग पूछेंगे इनसे तो कहेंगे भैया कांग्रेस वाले हैं, इनसे पूछेंगे तो बीजेपी वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। फिर हम अगले किसी प्रवक्ता के साथ जरूर जो है हाजिर होंगे और बात करने की कोशिश करेंगे बहुत सख्त लहजे में कि क्या वो हो रहा है जिसकी उम्मीद लोग धरातल पे कर रहे हैं या वो हो रहा है जिसकी उम्मीद आप करते रहते हैं। धन्यवाद आप दोनों का भी।